तो दोस्तों ये इस कहानी का तीसरा पार्ट है। अगर आपने अभी तक पिछले पार्ट नहीं देखा है तो पहले वो जरूर देख लीजिए। पिछले पार्ट में एसियो ने आखिरकार मार्शल पीक हासिल कर लिया। दूसरी तरफ किम हर दिन पहले से भी तेज रफ्तार से मजबूत होता जा रहा है और अब एसियो को अपनी तलवार की असली शक्ति का एक नया राज भी मिल चुका है। लेकिन क्या यही शक्ति उसे अगले स्तर तक पहुंचाएगी या फिर उसके सामने और भी बड़ा खतरा आने वाला है? तो चलिए शुरू करते हैं। एसियो के दिमाग में अब भी वही बात चल रही थी। उसे यकीन था कि ये अंत नहीं है। अगर वो अपनी मंशा को लगातार तलवार में भरता रहा तो वो और भी तेजी से आगे बढ़ सकता है। दूसरी तरफ वो लड़की अभी भी जमीन पर पड़ी थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर अभी हुआ क्या है। इसी बीच एसियो अपने ख्यालों में डूबा रहता है। उसे एहसास होता है कि आखिरकार उसने उस शक्ति को सच बना दिया है। मार्शल पीक पर मास्टर बनने के बाद 10 साल तक लगातार अभ्यास करने के बाद उसने आखिर स्वॉर्ड लाइन की असली समझ हासिल कर ली थी और इसी के साथ वो मार्शल पीक के बीच वाले स्तर तक पहुंच चुका था। एसियो धीरे धीरे लड़की के पास जाता है और उसका चेहरा देखते ही उसे पहचान लेता है। वो हाल ही में इंपीरियल पैलेस में भर्ती हुई नई मेड थी। एसियो मन ही मन सोचता है कि इतनी कम उम्र में मार्शल पीक तक पहुंचना सच में कमाल की बात है। अगर वो जिंदा रहती तो शायद एक दिन 3 फ्लावर्स तक भी पहुंच जाती। तभी जमीन पर पड़ी लड़की धीमी आवाज में पूछती है कि क्या वही स्पिरिट ऑफ इन्फिनिट फाइट है। एसियो एक पल के लिए हैरान रह जाता है। उसे ये नाम कैसे पता था? 10 साल पहले जब उसने उन लोगों को बचाया था तभी उसने यही नाम बताया था। हालांकि यांगो शहर में अब लोग उसे मॉन्स्टर ऑफ इन्फिनिट फाइट कहकर बुलाते थे। लड़की कहती है कि उसका भाई उससे भी ज्यादा टैलेंट वाला था, लेकिन ये सब उस शापित एम्परर की वजह से हुआ। एसियो सिर्फ इतना कहता है कि भावनाओं में बहने से कुछ नहीं बदलेगा। यहाँ का नियम साफ है, इंपीरियल पैलेस में घुसने वाले हर असैसिन को तुरंत मार दिया जाता है। तभी बाकी गार्ड्स भी वहाँ पहुँच जाते हैं और चिल्लाते हैं कि महल में असैसिन घुस आया है। लड़की एसियो से कहती रहती है कि वो गलत कर रहा है, एम्परर के आदेश। लेकिन एसियो उसकी बात बीच में ही काट देता है। वो कहता है कि किसी असैसिन की बात सुनना भी अपने आप में अपराध है, इसलिए अब उसे यही खत्म करना होगा। कुछ ही पल बाद लड़की की कहानी वही खत्म हो जाती है। एसियो को अफसोस जरूर होता है, इतनी कम उम्र में इतना बड़ा टैलेंट था, लेकिन अब सब खत्म हो चुका था। इसके बाद वो बाकी गार्ड्स के साथ मिलकर उसकी लाश को वहाँ से हटा देता है। पूरे महल में काफी हंगामा मच जाता है, लेकिन एम्परर एक पल के लिए भी अपने कमरे से बाहर नहीं निकलता। इतना ही नहीं, उसने अपने कमरे के बाहर साइलेंस टेक्निक भी लगा रखी थी। इससे साफ था कि उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि लोग जान जाए कि वो कल्टीवेटर है। वैसे भी शैडो गार्ड्स में शामिल होने के लिए मार्शल पीक तक पहुंचना जरूरी था और उस स्तर पर पहुंचने के बाद कल्टीवेटर की ऑरा साफ दिखाई देने लगती थी। फिर भी सभी गार्ड्स पूरी वफादारी से एम्परर की रक्षा करते रहे। आखिर यही उनका काम था। लेकिन एसियो ने हाल के समय में एक अजीब बात नोटिस की। एम्परर की हत्या की कोशिशें अचानक बहुत बढ़ गई थी। ये बात उसे समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि यांगो इस समय अपनी सबसे समृद्ध अवस्था में था। गरीबी पूरी तरह खत्म तो नहीं हुई थी, लेकिन अब लोगों को डाकू बनने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी। फिर आखिर कौन था जो एम्परर को मारने के लिए इतना बेताब था, और वो लड़की उसके पुराने मार्शल टाइटल के बारे में कैसे जानती थी? एसियो सोचता है कि अभी उसके पास समय है, वो धीरे धीरे सारी सच्चाई पता लगा लेगा। वैसे भी इस समय उसकी दिलचस्पी असैसिन से ज्यादा कल्टीवेटर में थी। इसी तरह 10 साल बीत गए। अपनी मेहनत और वफादारी की वजह से एसियो ने एम्परर का पूरा भरोसा जीत लिया। अब उसे इंपीरियल फैमिली के दस्तावेज देखने की अनुमति मिल चुकी थी। हालांकि सबसे बड़े राज अब भी उससे छिपे हुए थे, लेकिन अब वो सरकारी रिकॉर्ड पढ़ सकता था और कल्टीवेटर से जुड़ी जानकारी तलाश सकता था। आखिरकार उसे कल्टीवेटर की जगह से जुड़ा एक सुराग मिल जाता है। हालांकि उसे एहसास होता है कि ये काम उसकी सोच से कहीं ज्यादा मुश्किल और लंबा है। पहले जब वो मार्शल अलायंस का रणनीतिकार था, तब उसके पास इतनी जानकारी कभी नहीं थी। लेकिन अब हर रात के अनुभव और लोगों को ध्यान से देखने की आदत ने उसे काफी आगे पहुंचा दिया था। उसे लगने लगा कि शायद अब वो सच में 3 फ्लावर्स तक पहुंच सकता है। तभी वो पुराने सरकारी रिकॉर्ड देखने लगता है। वहाँ लिखा था कि एम्परर के शासन के 33वें साल में अनाथ बच्चों की संख्या काफी कम हो गई थी और इसी वजह से डाकुओं की संख्या भी घट गई। एसियो को ये बात अजीब लगती है। इतनी साधारण जानकारी आखिर सरकारी दस्तावेज में क्यों लिखी गई थी? सबसे जरूरी बात तो कहीं लिखी ही नहीं थी। शहर के भिखारी आखिर गए कहाँ? क्या वो सब भूख से मर गए? लेकिन अगर इतने सारे लोग एक साथ मरते तो पिछली जिंदगी में उसे इस बारे में जरूर पता चलता। एसियो उस दस्तावेज को ध्यान से पढ़ता है, लेकिन उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा था कि उन लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया।
या एम्परर ने उन्हें कोई नया काम देकर उनकी मदद की। सिर्फ इतना लिखा था कि वो लोग गायब हो गए। तभी एसीओ को 10 साल पहले वाली वही लड़की याद आती है जिसने कहा था कि एम्परर के हाथों बहुत से लोग मारे जा रहे हैं। लेकिन एसीओ को ये बात अब भी समझ नहीं आ रही थी। मौजूदा एम्परर कोई बुरा शासक नहीं था, वो दुनिया का सबसे महान राजा तो नहीं था, लेकिन कम से कम एक ठीक ठाक शासक जरूर था। फिर आखिर इतने सारे लोग कहाँ गायब हो गए? अगर इस बात का जिक्र सरकारी दस्तावेजों में भी नहीं है तो इसका मतलब साफ था, इसके पीछे कल्टीवेटर का हाथ था। जब भी किसी जानकारी को जानबूझकर छिपाया जाता था, उसका संबंध हमेशा कल्टीवेटर से निकलता था। एसीओ सोचता है कि शायद बाद में किम की मदद से उसे इस राज की भी जांच करनी होगी। इसके बाद कहानी मार्शल अलायंस की तरफ बढ़ती है। आज किम का रिटायरमेंट सेरेमनी था। वहाँ मौजूद ज्यादातर लोग उदास थे, लेकिन किम खुद काफी खुश दिखाई दे रहा था, क्योंकि हमेशा की तरह वो उसी समय रिटायरमेंट ले रहा था जब वो कल्टीवेशन स्क्रिप्चर के 6 स्तर पूरी तरह सीख चुका था। यानी अब उसके लिए कल्टीवेटर का शिकार शुरू करने का समय आ गया था। तभी एसीओ कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर आता है और मुस्कुराकर कहता है कि किम आज काफी खुश दिखाई दे रहा है। किम मुड़कर कहता है कि एक पल के लिए उसे लगा था कोई असैसिन आया है, लेकिन सामने तो उसका दोस्त खड़ा था। फिर वो कहता है कि एसीओ की ऑरा हर दिन बदलती जा रही है, अब तो वो सच में किसी असैसिन जैसा महसूस होने लगा है। एसीओ फिर किम को इंपीरियल पैलेस में बिताए इन 10 सालों के दौरान जुटाई गई सारी जानकारी बता देता है। कल्टीवेटर से जुड़ी बात सुनते ही किम की दिलचस्पी भी बढ़ जाती है। एसीओ कहता है कि वो कल्टीवेटर के रहने वाले सभी इलाकों की जानकारी जुटाएगा और किम से कहता है कि वो भी अपनी तरफ से जानकारी इकट्ठा करे। इसके बाद दोनों मिलकर कल्टीवेटर के रहस्य को समझने की कोशिश शुरू कर देते हैं। कुछ समय बाद एक रात इंपीरियल पैलेस में एक सैनिक आकर रिपोर्ट देता है कि नॉर्थ गेट पूरी तरह सुरक्षित है। एसीओ ध्यान देता है कि हाल के समय में असैसिन्स की संख्या काफी कम हो गई है। वैसे भी दुश्मन हर बार मार्शल पीक वाले असैसिन नहीं भेज सकते थे। तभी अचानक उसके सामने आग लगी हुई थी और एक आदमी जिंदा जल रहा था। अगले ही पल कोई चिल्लाकर कहता है कि असैसिन ईस्ट गेट पर पहुंच चुके हैं। तभी एक आदमी हाथ में टैलिस्मान लेकर सामने आता है। वो पूछता है कि क्या यहाँ मौजूद सभी लोग मार्शल पीक तक पहुँच चुके हैं। फिर खुद ही हंसते हुए कहता है कि मार्शल विजन जैसी टेक्निक सच में परेशान करने वाली है, अब वो चुपचाप किसी के पास भी नहीं पहुँच सकता। एसीओ का सबसे बुरा अंदाजा आखिर सच हो चुका था। इस बार असैसिन कोई मार्शल आर्टिस्ट नहीं बल्कि एक कल्टीवेटर था। सामने खड़ा सफेद बालों वाला कमांडर सबको तैयार रहने का आदेश देता है, लेकिन टैलिस्मान वाला आदमी हंसते हुए कहता है कि उसे मजाक लगता है कि ये लोग सोच रहे हैं कि वो उसे हरा सकते हैं। शायद इन्हें लगता होगा कि फर्स्ट स्टेज वाले कल्टीवेटर के खिलाफ इनके पास थोड़ा मौका है, लेकिन वो तो सेकंड स्टेज तक पहुंच चुका है। अगले ही पल टैलिस्मान जलने लगता है। वो कहता है कि आज वो यहाँ मौजूद हर इंसान को मार डालेगा और मैगली क्लैन की उस सेकेंडरी फैमिली को भी खत्म कर देगा। अगले ही पल पूरा महल आग की लपटों में घिर जाता है। सभी गार्ड्स दर्द से चीखने लगते हैं और कल्टीवेटर जोर जोर से हंसने लगता है, लेकिन उन्हीं लपटों के बीच एसीओ अब भी खड़ा था। कल्टीवेटर हैरानी से कहता है कि एक मामूली कीड़े ने उसका हमला झेल लिया। फिर घमंड से कहता है कि सिर्फ एक हमला रोक लेने से किसी को इतना घमंडी नहीं होना चाहिए। माहौल पूरी तरह तनाव से भर जाता है। अगले ही पल कहानी का अगला अध्याय शुरू होता है। एक तलवार टूटने की आवाज सुनाई देती है। असल में बाहर से कुछ लोग महल के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पूरे महल के चारों तरफ एक बैरियर खड़ा हो चुका था। टैलिस्मान ने पूरे इलाके को सील कर दिया था। अब किसी भी सैनिक के लिए अंदर आना नामुमकिन था। सभी गार्ड्स जमीन पर तड़प रहे थे। चारों तरफ लगातार धमाके हो रहे थे। एसीओ बिना एक पल रुके लगातार तलवार चलाता जा रहा था। वो जानता था कि अगर एक पल के लिए भी रुका तो सब खत्म हो जाएगा। अब उसे अपनी स्वॉर्ड लाइन को अगले स्तर तक ले जाना था ताकि ब्लेड औरा और मजबूत हो सके। दूसरी तरफ टैलिस्मान वाला कल्टीवेटर हंसते हुए कहता है कि आखिर उसे कितनी बार समझाना पड़ेगा। एसीओ जैसी ताकत से इस बैरियर को तोड़ना नामुमकिन है, लेकिन तभी एसीओ की तलवार बैरियर पर जोरदार वार करती है। कल्टीवेटर अब भी हंस रहा था। तभी अचानक दोनों शक्तियाँ आपस में टकराती है और बैरियर में पहली दरार दिखाई देने लगती है। एसीओ का वार इतना ताकतवर था कि बैरियर टेढ़ा हो गया और कल्टीवेटर भी कुछ कदम पीछे धकेल दिया गया। लेकिन एसीओ की हालत बेहद खराब थी। जिस टेक्निक का इस्तेमाल वो कर रहा था उसे खुद भी उसकी पूरी समझ नहीं थी। अगले ही पल कल्टीवेटर उसे जोरदार वार से बहुत दूर फेंक देता है। किसी के कुछ करने से पहले ही वो एसीओ के पास पहुंचता है और उसकी पीठ पर जोरदार लात मारता है। फिर गुस्से से पूछता है कि एक नीच कीड़े की हिम्मत कैसे हुई उसे घायल करने की। पहले तो वो एसीओ के साथ खेलते हुए बाकी सबको मारना चाहता था, लेकिन अब उसने अपना फैसला बदल दिया था।
अब वो एसीओ को लोहे की नुकीली कीलों पर टांग देगा ताकि उसकी पहचान तक मिट जाए। दूसरी तरफ बाकी शैडो गार्ड्स किसी तरह उठने की कोशिश करते हैं। वो अपने वाइस लीडर को पुकारते हुए हमला करने दौड़ पड़ते हैं, लेकिन कल्टीवेटर एक ही पल में उन सबको भी आर पार कर देता है। फिर मुड़कर कहता है कि इस समय कोई भी उसके काम में दखल ना दे। उसके लिए ये सभी लोग सिर्फ कीड़े थे जिनके जीतने का कोई मौका ही नहीं था, इसलिए अच्छा होगा कि मरने से पहले ये अपनी औकात समझ ले। बाकी गार्ड्स आगे बढ़ना तो चाहते थे, लेकिन मौत सामने देखकर सब हिचक रहे थे। एसीओ जमीन पर पड़ा था। उसे समझ आ गया था कि इस बार उसकी हालत सच में खत्म होने वाली है। उसके शरीर के अंदर की लगभग सारी हड्डियां और अंग बुरी तरह टूट चुके थे। तभी कल्टीवेटर उसका हाथ अपने पैर के नीचे कुचल देता है और पूछता है कि क्या वो अब भी जिंदा है। वो जानना चाहता था कि ये कीड़ा आखिर कब तक तड़पेगा। एसीओ मन ही मन सोचता है कि शायद वो सच में एक कीड़े जैसा ही है। उसका टैलेंट, उसकी ताकत और उसकी पूरी जिंदगी, सब कुछ एक बेकार कीड़े जैसा ही था। कल्टीवेटर हैरान होकर पूछता है कि आखिर वो क्या बड़बड़ा रहा है, क्या वो अपनी जान की भीख मांग रहा है। लेकिन एसीओ के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसने अपनी पूरी जिंदगी लगातार मेहनत की थी और उसका हर अनुभव आज भी उसके अंदर जिंदा था। वो टूटे हुए शरीर के बावजूद अपना हाथ उठाने लगता है। तभी उसे एक बात समझ आती है। जब इस कल्टीवेटर ने अपनी छिपने वाली टेक्निक इस्तेमाल की थी, तब भी उसने अपने शरीर को मजबूत बनाने या सही दूरी से लड़ने जैसी बुनियादी चीजों का अभ्यास कभी नहीं किया था। उसके पास सिर्फ जन्म से मिला टैलेंट था। उसी टैलेंट की वजह से वो कल्टीवेटर बना था। एसीओ जानता था कि वो इस लड़ाई में हार भी सकता है और मर भी सकता है, लेकिन वो इस इंसान को अपनी सारी मेहनत का अंत नहीं बनने देगा। वो पूरी ताकत से कल्टीवेटर के कपड़े पकड़ लेता है और कहता है कि उसकी पूरी जिंदगी की मेहनत सिर्फ इतनी सी नहीं थी, वो इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। फिर जोर से चिल्लाता है कि एक कीड़े की मेहनत की भी अपनी कीमत होती है। अगले ही पल कल्टीवेटर अचानक लड़खड़ाकर जमीन पर गिर जाता है। वो घबराकर एसीओ से कहता है कि उसका हाथ छोड़ दे, लेकिन उसी समय उसकी नाक से खून बहने लगता है। एसीओ समझ जाता है कि आखिर जहर असर करना शुरू कर चुका है। बैरियर तोड़ने के लिए उसने जो टेक्निक जबरदस्ती इस्तेमाल की थी, उसका असली मकसद सिर्फ एक छोटा सा घाव देना था ताकि जहर अपना काम कर सके। अब कल्टीवेटर की आंख और नाक दोनों से खून बहने लगता है। वो घबराकर जहर को खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन एसीओ उसके पास पहुंच जाता है और पूछता है कि क्या उसे सच में लगता है कि वो ऐसा होने देगा। अब उसे उसी कीड़े का स्वाद चखना होगा जिसे वो अभी तक नीचा दिखा रहा था। एसीओ तुरंत उसका मुंह बंद कर देता है, क्योंकि ज्यादातर डिटॉक्स टेक्निक को इस्तेमाल करने के लिए मंत्र बोलना जरूरी होता था। फिर वो उसका हाथ भी कसकर पकड़ लेता है ताकि वो कोई सील बनाकर जहर को खत्म ना कर सके। इसके बाद एसीओ उसे चुनौती देते हुए कहता है कि अब करके दिखाए कुछ। दूसरी तरफ बाकी गार्ड्स लगातार चिल्ला रहे थे और एसीओ की मदद के लिए दौड़ रहे थे। बाहर लगा टैलिस्मान भी अब टूटने लगा था। बैरियर खत्म होते ही सैनिक महल के अंदर घुसने लगे। कुछ देर बाद घायल एसीओ को इलाज के लिए वहाँ से ले जाया जाता है। जाते जाते वो मन ही मन सोचता है कि उस कल्टीवेटर ने उसे कीड़ा कहा था, लेकिन आखिर में उसकी मौत भी किसी कीड़े जैसी ही हुई। आखिरकार एसीओ ने अपनी जिंदगी का पहला कल्टीवेटर मार गिराया था। अगले अध्याय में एसीओ की आंख खुलती है। उसके सामने धुआं उठ रहा था। वो देखता है कि उसके बगल में एक बूढ़ा डॉक्टर आराम से बैठकर तंबाकू पी रहा है। एसीओ हैरानी से पूछता है कि क्या किसी मरीज के सामने धूम्रपान करना सही है। डॉक्टर आराम से जवाब देता है कि तंबाकू तो बहुत फायदेमंद जड़ी बूटी है, ये तो उसकी सेहत और बेहतर कर देगी। एसीओ मन ही मन सोचता है कि पता नहीं इस बूढ़े को किसने समझा दिया कि तंबाकू सेहत के लिए अच्छा होता है। तभी एसीओ को याद आता है कि वो प्राचीन समय में है। अगले ही पल बूढ़ा डॉक्टर कहता है कि एम्परर ने उसके इलाज के लिए इम्पीरियल डॉक्टर भेजा था, इसलिए उसे इस कृपा के लिए आभारी होना चाहिए। एसीओ तुरंत महसूस करता है कि उसका शरीर पहले से काफी हल्का लग रहा है। इलाज करने वाला डॉक्टर सच में बेहद कुशल था। एसीओ के मन में आता है कि काश वो उसकी सारी मेडिकल टेक्निक्स भी सीख पाता। फिर बूढ़ा डॉक्टर बताता है कि जिसने उसका इलाज किया था उसने कहा है कि उसका हाथ तो ठीक हो जाएगा, लेकिन वो पहले जैसा कभी नहीं बन पाएगा। अभी उसे काफी आराम की जरूरत है, इसलिए उसे अपने शरीर पर ज्यादा जोर नहीं डालना चाहिए। एसीओ को याद आता है कि कल्टीवेटर ने उसका हाथ पूरी तरह कुचल दिया था। ऐसे में बिना किसी नुकसान के बचना नामुमकिन था। फिर भी वो कहता है कि उसे खुशी है कि कम से कम उसका हाथ किसी काम लायक तो बच गया। तभी बूढ़ा डॉक्टर एक नीला डिब्बा निकालता है और कहता है कि एम्परर उसके हौसले और बहादुरी से काफी प्रभावित हुआ है, इसलिए उसने उसे इनाम भेजा है। हालांकि एम्परर खुद शैडो गार्ड्स को सीधे कोई इनाम नहीं देता, इसलिए ये जिम्मेदारी उसे सौंपी गई है।
इसके बाद वो एम्परर की तरफ से एक औपचारिक घोषणा पढ़ता है। वो कहता है कि शैडो गार्ड्स के वाइस लीडर एसियो ने अपनी जान जोखिम में डालकर एम्परर की रक्षा की, इसलिए उसे वॉइड पिल से सम्मानित किया जाता है। एसियो डिब्बा खोलता है। अंदर एक अजीब सी लाल पिल रखी थी। बूढ़ा डॉक्टर बताता है कि उसके सुने अनुसार ये पिल इंसान की बनाने में मदद करती है। शायद कल्टीवेशन से पहले वाले रिफाइनमेंट स्टेज के लिए इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन असल में ये कैसे काम करती है उसे खुद भी नहीं पता। एसियो एक नजर में पहचान जाता है कि ये असली की बिल्डिंग पिल के बचे हुए अवशेषों से बनाई गई पिल है। पिछली जिंदगी में डॉक्टर रहते हुए वो खुद भी कई एलिक्सा बना चुका था और हर एलिक्सा बनने के बाद कुछ बचे हुए अवशेषों से कमजोर दवा तैयार की जा सकती थी। यानी इस पिल की असली शक्ति तो पहले ही खत्म हो चुकी थी। एसियो तुरंत समझ जाता है कि एम्परर को भरोसा है कि ज्यादातर लोगों को इस बात की जानकारी नहीं होगी। इस पिल का असर इतना मामूली था कि ये लगभग नशा उतरने वाली दवा जितनी ही उपयोगी थी। उसे यकीन नहीं होता कि एम्परर इतना कंजूस भी हो सकता है। लेकिन तभी बूढ़ा डॉक्टर कहता है कि उसने सुना है अगर कोई साधारण इंसान इस पिल को खा ले तो उसकी उम्र लगभग 10 साल बढ़ सकती है। ये सुनकर एसियो हैरान रह जाता है। उसे ये बात कुछ अजीब लगती है, लेकिन वो ये भी देखता है कि बूढ़े डॉक्टर की नजर बार बार उस पिल पर जा रही थी। जाहिर था कि वो खुद भी उसे चाहता था, लेकिन एम्परर का दिया हुआ इनाम चुराने की उसकी हिम्मत नहीं थी। एसियो मुस्कुराकर उसका धन्यवाद करता है और कहता है कि जैसे ही उसकी की पूरी तरह स्थिर हो जाएगी वो इस पिल का इस्तेमाल करेगा। डॉक्टर जाते जाते कहता है कि उसे एम्परर की इस कृपा को कभी नहीं भूलना चाहिए, लेकिन एसियो मन ही मन कुछ और सोच रहा था। वो फैसला करता है कि अभी ये पिल नहीं खाएगा। जब उसकी जिंदगी खत्म होने के करीब होगी तभी वो इसे खाकर देखेगा कि क्या सच में इससे उम्र 10 साल बढ़ती है। ये सोचकर एसियो काफी खुश हो जाता है। एम्पायर के लिए काम करने के फायदे अब साफ दिखाई देने लगे थे। अगर उसे सच में 10 साल और मिल गए तो इस जिंदगी में वो पहले से भी ज्यादा मजबूत बन सकता था। उसे लगता है कि इंपीरियल गार्ड में शामिल होना उसकी जिंदगी का सबसे सही फैसला था और इस रिग्रेशन का भविष्य काफी उज्जवल नजर आने लगा था। लेकिन किस्मत शायद कुछ और ही सोच रही थी। अगले ही पल उसकी तलवार हाथ से छूटकर जमीन पर गिर जाती है। एसियो अपने घायल हाथ की तरफ देखता है। उसका पूरा शरीर ठीक हो चुका था, लेकिन जैसे ही वो तलवार पकड़ता उसके हाथ में असहनीय दर्द दौड़ जाता और तलवार अपने आप छूट जाती। अब तो वो माउंटेन टेक्निक की 24 सबसे बुनियादी चालें भी ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। एक पल के लिए उसके मन में सवाल उठता है, क्या उसकी मार्शल आर्ट्स की जिंदगी यही खत्म हो गई? लेकिन अगले ही पल वो खुद को संभाल लेता है। वो कहता है कि मार्शल पाथ तो हमेशा से दुख और तकलीफ से भरा रहा है। अगर अब इस रास्ते में थोड़ा और दर्द जुड़ गया तो उससे क्या फर्क पड़ता है? दर्द तो हमेशा उसकी परछाई बनकर उसके साथ चला है, इसलिए ये दर्द भी उसे हार मानने पर मजबूर नहीं कर सकता, बल्कि वो इसी मौके का इस्तेमाल खुद को और मजबूत बनाने के लिए करेगा। इसी तरह देखते ही देखते 10 साल और गुजर जाते हैं। इस रिग्रेशन को अब पूरे 30 साल हो चुके थे। एसियो धीरे धीरे अपने घायल हाथ के साथ तलवार चलाने का आदी हो चुका था। स्वॉर्ड लाइन पर उसका नियंत्रण भी पहले से काफी बेहतर हो गया था। इतना ही नहीं, शैडो गार्ड की नौकरी करते करते वो हिडन वेपन्स इस्तेमाल करने में भी माहिर बन चुका था। इसी दौरान किम की तरफ से लगातार कई चिट्ठियां आने लगी, जिनमें लिखा था कि कल्टीवेटर का सबसे बड़ा रहस्य अब बहुत जल्द सामने आने वाला है। ये कल्टीवेटर्स दुनिया से पूरी तरह छिपी हुई जगहों पर रहते थे। वहाँ ऐसे बैरियर लगे होते थे जो उन इलाकों को पूरी तरह अदृश्य और पहुंच से बाहर बना देते थे। कमजोर कल्टीवेटर्स तो आम इंसानों के बीच अपनी हवेलियां बना लेते थे, लेकिन जो सच में ताकतवर थे वो हमेशा उन्हीं छिपे हुए इलाकों के अंदर रहते थे। ऐसा भी कहा जाता था कि कुछ साधारण इंसान भी कल्टीवेटर्स के साथ रहते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी हर जरूरत पूरी करवाने के लिए नौकर और गुलाम चाहिए होते थे। किम की जांच के मुताबिक एम्परर की हत्या के लिए जो असैसिन्स भेजे जा रहे थे वो सब कल्टीवेटर क्लैन के ही लोग थे। वो अपने इलाके के साधारण इंसानों को चुनते, फिर उन्हें बचपन से ट्रेन करके पीक असैसिन्स बना देते। अब जाकर एसियो को पूरी तस्वीर समझ आने लगी। जो गरीब लोग अचानक गायब हो जाते थे, शायद उन्हें इन्हीं क्लैन्स में ले जाया जाता था। वहाँ उन्हें बचपन से असैसिन या गुलाम बनने के लिए पाला जाता था। और जिस तरह लगातार एम्परर पर असैसिन्स भेजे जा रहे थे, उससे साफ था कि ये कल्टीवेटर क्लैन्स के बीच की अंदरूनी लड़ाई थी। लेकिन इतनी जानकारी मिलने के बाद भी एसियो जानता था कि अभी उसका ध्यान इस पर नहीं बल्कि मार्शल आर्ट्स पर होना चाहिए। तभी किम वहाँ पहुँच जाता है। वो पूछता है कि एसियो आखिर खुद से क्या बड़बड़ा रहा है। एसियो बताता है कि उसने अभी उसका खत पढ़ा है। किम हंसकर कहता है कि वो खत उसने 1 महीना पहले भेजा था। पहुँचने में काफी समय लग गया।
फिर वो बताता है कि वो खुद यहाँ इसलिए आया है क्योंकि उसे एक बेहद डरावनी सच्चाई पता चली है। एसीओ उत्सुक होकर पूछता है कि आखिर क्या हुआ, लेकिन किम पहले आसपास लगे एक संदिग्ध मैजिक को हटाता है। उसके बाद वो बताना शुरू करता है। यांगो इलाके में कल्टीवेटर्स के 2 बड़े क्लैन हैं। पहला एमएलई क्लैन जो इस समय पूरे इलाके पर राज कर रहा है, और दूसरा जिन क्लैन जो कभी इंपीरियल फैमिली हुआ करता था। कई 100 सालों से ये दोनों क्लैन देश के संसाधनों पर कब्जे के लिए एक दूसरे से गुप्त युद्ध लड़ रहे थे। आखिरकार एमएलई क्लैन ने जिन क्लैन को इस इलाके से बाहर निकाल दिया। उसके बाद जिन क्लैन की ताकत और सदस्य दोनों काफी कम हो गए। यही वजह थी कि अब वो साधारण इंसानों को असैसिन बनाकर लड़ाई लड़ रहे थे। एसीओ कहता है कि ये सारी बातें तो वो खत में पढ़ चुका है, लेकिन किम कहता है कि असली बात अभी बाकी है। वो पूछता है कि एसीओ ने कभी सोचा है कि जिन क्लैन इतने सारे मार्शल पीक असैसिन्स आखिर कैसे तैयार कर लेता है, मानो उनके पास कोई फैक्ट्री हो। फिर किम सच्चाई बताता है। मार्शल पीक तक पहुंचने वाले ज्यादातर लोग अपने ही परिवार की वेंचफुल स्पिरिट को स्वीकार करते हैं। उस पल वो स्पिरिट अपनी पूरी लाइफ फोर्स और विल पावर उस इंसान को दे देती है, साथ ही उसकी नेचुरल टैलेंट को भी उसकी सीमा तक पहुंचा देती है। एसीओ हैरान होकर पूछता है कि क्या जिन क्लैन खुद अपने परिवार वालों को मारकर वेंचफुल स्पिरिट बना देता है। किम सिर हिलाकर कहता है कि नहीं, असल में उन परिवारों को वर्तमान शासन ने मारा था। एसीओ अब भी उलझन में था। तब किम असली सच बताता है। वर्तमान एमएलई क्लैन अनाथ बच्चों, भिखारियों और गरीब किसानों का अपहरण करता है, फिर उन्हें एलिक्सर बनाने की सामग्री की तरह इस्तेमाल करता है। इंसानों की लाइफ फोर्स निकालकर वो ऐसी पिल्स बनाते हैं जो उनकी उम्र बढ़ा देती है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को एलिक्सर बनाने के लिए वो समाज के सबसे कमजोर लोगों को ही निशाना बनाते हैं। एसीओ दंग रह जाता है। वो कहता है कि ये तो सीधा सीधा इंसानों को खाकर जीने जैसा है। किम गंभीर होकर जवाब देता है कि बिल्कुल, ये लोग सच में इंसानों को खा रहे हैं। एसीओ को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। ये लोग तो डिमोनिक कल्टीवेटर्स भी नहीं है, फिर ये इतना भयानक काम क्यों कर रहे हैं? आखिर कल्टीवेटर्स तो टाओइस्ट सिद्धांतों का पालन करते हैं। उनका लक्ष्य तो स्वर्ग तक पहुंचना होता है, फिर वो धरती पर ऐसा नरसंहार क्यों कर रहे हैं? तभी उसे 10 साल पहले वाली वो लड़की याद आती है जिसने कहा था कि एम्परर के हाथों लोग मर रहे हैं, और उसे एहसास होता है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी उन्हीं लोगों की रक्षा करते हुए गुजार दी। इतना ही नहीं, उसने उनकी खातिर अपने ही हाथों अनगिनत बेगुनाह लोगों को भी मार डाला था। फिर किम बताता है कि एमएलई क्लैन की जांच करते समय उससे जिन क्लैन के कल्टीवेटर्स ने संपर्क किया था, उन्होंने एमएलई क्लैन पर हमला करने का प्रस्ताव रखा और किम ने उसे स्वीकार कर लिया। वो अब और ज्यादा समय तक उन इंसानों को खाने वाले दरिंदों को जिंदा नहीं छोड़ सकता था। ऐसे दुष्ट लोगों को इस देश पर राज करने का कोई अधिकार नहीं था। पिछले काफी समय से वो अलग अलग मार्शल सेक्ट्स में जाकर ताकतवर मास्टर्स को अपने साथ जोड़ रहा था। अब वो एसीओ से भी अपने साथ चलने को कहता है। अगर जिन क्लैन दोबारा सत्ता में लौट आया तो कम से कम हालात उन इंसानों को खाने वाले एमएलई क्लैन से बेहतर जरूर होंगे। किम की बात सुनकर एसीओ गहरी सोच में डूब जाता है। शायद पिछली जिंदगी में जब वो कल्टीवेटर्स के हाथों मारा गया था, तब इस पूरी लड़ाई के पीछे की असली वजह यही थी। फिर भी वो इतने बेवकूफी भरे मकसद के लिए अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद करता रहा। इसके बाद वो कहता है कि ठीक है, वो भी इस लड़ाई में शामिल होगा। उसी दिन वो किम के साथ महल छोड़ देता है और एम्पायर के कल्टीवेटर्स पर हमला करने वाली सेना में शामिल हो जाता है। वो लोग सिक्यो शहर के पवेलियन पहुंचते हैं, जहां यांगो के सबसे ताकतवर मार्शल आर्टिस्ट इकट्ठा हुए थे। वहां 4 स्टार्स के एल्डर्स भी थे, 3 डीमंस भी मौजूद थे, और इलाके की सबसे बड़ी सेक्ट्स के सभी मास्टर्स भी वहां मौजूद थे। वहां मौजूद हर इंसान मार्शल पीक तक पहुंच चुका था। यहाँ तक कि 10 मार्शल मास्टर्स ऐसे भी थे जो 3 फ्लावर स्टेज तक पहुंच चुके थे। अगर कल्टीवेटर्स जैसी ताकत मौजूद न होती तो सिर्फ यही लोग पूरे एम्पायर पर कब्जा कर सकते थे। तभी एक बूढ़ा आदमी पूछता है कि गवर्नमेंट में काम करने वाले इस आदमी को यहाँ क्यों लाया गया है? वो एम्परर के इतने करीबी इंसान पर भरोसा नहीं कर सकता। दूसरा आदमी भी उसकी बात से सहमत होता है और कहता है कि उसे गवर्नमेंट से जुड़े किसी भी इंसान पर भरोसा नहीं है। तभी एसीओ गहरी सांस लेता है और जोर से चिल्लाता है कि एम्परर हरामी है। वहाँ मौजूद सभी लोग सोचते हैं कि ये लड़का पागल है, लेकिन वो रुकता नहीं और एम्परर को हरामी कहता रहता है। तभी बूढ़ा आदमी कहता है कि अब वो समझ गया। उसे भरोसा है कि ये लड़का एम्परर से नफरत करता है। एसीओ अपना चेहरा पोंछते हुए कहता है कि अफसोस, उसके पास अभी भी कहने के लिए बहुत कुछ बाकी था। इसके बाद मार्शल मास्टर्स उसे स्वीकार कर लेते हैं और सब लोग मिलकर डीमन बेस को नष्ट करने के लिए निकल जाते हैं। वहां पहुंचने पर एसीओ देखता है कि एक लाल बालों वाला आदमी सबको देखते हुए कहता है कि इनकी ताकत बुरी नहीं है, लेकिन एसीओ की नजर उनकी पोशाक पर पड़ती है और वो चौंक जाता है।
इन लोगों ने बिल्कुल वही कपड़े पहने थे जो उस टैलिस्मान वाले आदमी ने पहने थे, यानी जिसे उसने मारा था। वो सच में जिन क्लैन का कल्टीवेटर था। किम लाल बालों वाले आदमी से कहता है कि उसने अपना वादा निभाया है और जितने लोग तैयार हुए थे सबको साथ ले आया है। उसे उम्मीद है कि वो लोग उन हरामियों को मारने में उनकी मदद स्वीकार करेंगे। वो आदमी सिर्फ इतना कहता है कि ठीक है, सब लोग निकलने की तैयारी करो। तभी एसीओ पूछता है कि किम कहाँ जा रहा है। किम उसे अपने पीछे आने को कहता है। दोनों एक ऐसी जगह पहुँचते हैं जहाँ चारों तरफ कब्रें बनी हुई थी। वहाँ मौजूद सभी लोगों को एमएलई क्लैन ने मार डाला था। किम जितनी लाशें ढूंढ सका उन्हें इकट्ठा करके कम से कम एक कब्र जरूर दे सका। एसीओ पूछता है कि क्या उसने ये सब अकेले किया, लेकिन किम हेवनली पाथ की एक मैजिक टेक्निक इस्तेमाल करता है और कहता है कि यहाँ मौजूद सभी आत्माएं उन हरामियों के हाथों मारे जाने की वजह से बदले की भावना से भरी हुई थी। उन्हें शांति से विदा करने के लिए उसने ऐसी स्पेल सीखी जो उन्हें सही रास्ता दिखा सके। फिर वो कहता है कि एसीओ को कभी नहीं भूलना चाहिए कि हर कल्टीवेटर की ताकत गंदी और क्रूर नहीं होती। सबसे जरूरी बात ये है कि ताकत का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, इसलिए हमेशा अपने दिल को इंसान बनाए रखना। एसीओ कुछ देर तक बिना कुछ बोले खड़ा रहता है। तभी किम कहता है कि अब निकलने का समय हो गया है। पहाड़ के दूसरे हिस्से में एक आदमी अपनी उंगलियां जोड़ता है और कहता है कि अब वो एमएलई क्लैन के एंट्रेंस का रास्ता खोलेगा। अगले ही पल जंगल का पूरा नजारा बदलकर एक विशाल किले में बदल जाता है। एसीओ पूरी तरह हैरान रह जाता है। उसके आसपास का पूरा दृश्य बदल चुका था, लेकिन उसी समय हवा में खून और सड़ी हुई लाशों की भयानक बदबू फैल जाती है। तभी किले की दीवारों से कोई चिल्लाता है कि घुसपैठिए आ गए हैं। आखिरकार जिन क्लैन ने हमला कर दिया था। अगले ही पल पूरे किले के चारों तरफ एक बैरियर खड़ा हो जाता है। लाल बालों वाला लीडर कहता है कि हमेशा की तरह उनकी रक्षा करने वाली टेक्निक कमाल की है। तभी किम आगे बढ़ता है। पीछे खड़ा एक आदमी पूछता है कि ये मॉडल सबसे आगे क्यों जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे उसे कोई खास इजाजत मिली हो, लेकिन लीडर कहता है कि भले ही वो मॉडल है, लेकिन वो खास है। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन ताकत के मामले में वो उन सब के बराबर है। तभी किम अपनी हथेली में एनर्जी इकट्ठा करना शुरू करता है। एसीओ तुरंत पहचान जाता है कि यही वही हमला है जिसने उसकी पिछली जिंदगी में उसका घर नष्ट कर दिया था। ओरिजिन एनर्जी एक जगह इकट्ठा होती है और हमला सीधे बैरियर से टकरा जाता है। पूरे इलाके में जोरदार धमाका गूंज उठता है। जिन क्लैन के सभी लोग हैरानी से देखते रह जाते हैं। बैरियर के बीच एक विशाल गड्ढा बन जाता है और उसी टूटे हुए हिस्से से अनगिनत ज़ॉम्बीज बाहर निकलने लगते हैं। तभी लीडर जोर से चिल्लाता है कि इन ज़ॉम्बीज के बीच से निकलो और सीधे किले के अंदर घुस जाओ। एसीओ अपनी तलवार चलाते हुए रास्ते में आने वाले हर दुश्मन को काटता हुआ आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ एमएलई क्लैन के लोग घबरा जाते हैं और कहते हैं कि उन हरामियों ने सच में इतने सारे सबसे ताकतवर मार्शल आर्टिस्ट्स को साथ ले आया है, उन्हें तुरंत मदद बुलानी होगी। तभी एसीओ की नजर उन ज़ॉम्बीज और उनके कपड़ों पर पड़ती है। वो तुरंत समझ जाता है कि जिसने पिछली जिंदगी में किम के साथ वो सब किया था और ज़ॉम्बीज बनाए थे, वो कमीना सच में एमएलई क्लैन का ही कल्टीवेटर था। लेकिन उसे एक बात समझ नहीं आती, उसे ज़ॉम्बीज के अंदर भी इंटेंशंस की लाइंस दिखाई दे रही थी, जबकि ज़ॉम्बीज के पास तो अपनी कोई इच्छा होनी ही नहीं चाहिए। क्या ये उन कल्टीवेटर्स की इच्छा थी जो इन्हें कंट्रोल कर रहे थे? लेकिन वो भी सही जवाब नहीं लग रहा था। तभी उसकी नजर बैटलफील्ड में खड़े एक कल्टीवेटर पर पड़ती है, जिसके चारों तरफ ऑरा फैला हुआ था और सारे ज़ॉम्बीज उसकी रक्षा कर रहे थे। उसकी कॉन्शियसनेस देखकर एसीओ समझ जाता है कि वो अभी सिर्फ फर्स्ट स्टेज ऑफ रिफाइनमेंट में है। वो बिना रुके उसकी तरफ दौड़ता है, उसकी बैरियर को काट देता है और फिर उसकी पेशानी पर गहरा वार कर देता है। जहर तुरंत अपना असर दिखाने लगता है। कल्टीवेटर घुटनों पर गिरकर अपनी जान की भीख मांगता है, लेकिन एसीओ उससे पूछता है कि ये सब आखिर क्या है। तभी उसे उसके पास एक विशाल कॉल्ड्रन और ढेर सारी लाशें दिखाई देती है। डर के मारे वो कल्टीवेटर सब कुछ बताने लगता है। वो कहता है कि ये फर्स्ट रिफाइनमेंट की प्रक्रिया है। सबसे पहले मॉर्टल्स का खून और की निकालकर ओरिजिन फॉर्मेशन का पहला हिस्सा तैयार किया जाता है। फिर इस कॉन्सेंट्रेटेड पावर यानी ओरिजिन ब्लड को ऊपर के लोगों के पास भेजा जाता है। वहाँ फिफ्थ रिफाइनमेंट के साथ इसे मिलाकर एल्केमी पूरी की जाती है। हजारों मॉर्टल्स की जान लेने के बाद आखिरकार रेजुविनेशन पिल तैयार होती है। वो लालच देते हुए कहता है कि अगर एसीओ चाहे तो वो अभी तैयार हुआ ओरिजिन ब्लड भी उसे दे सकता है। ये सिर्फ पहला हिस्सा है, लेकिन इसकी कीमत हजारों जिंदगियों के बराबर है। एसीओ सिर्फ उसका धन्यवाद करता है और कहता है कि अब उसके पास यहाँ मौजूद किसी भी इंसान को जिंदा छोड़ने की कोई वजह नहीं बची। तभी अचानक एक हैलबर्ड उसकी तरफ उड़कर आती है और उसे पीछे हटना पड़ता है। वो मुड़कर देखता है और हैरान रह जाता है। सामने उसका पुराना स्क्वाड लीडर और शैडो गार्ड्स के साथी खड़े थे। एसीओ पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं।
लेकिन स्क्वाड लीडर उसे चुप रहने को कहता है और बोलता है कि वो गद्दारों से बात नहीं करता। तभी पास ही एक जोरदार धमाका होता है। एसईओ गुस्से में पूछता है कि क्या वो सच में उसे गद्दार कह रहा है, क्या उसे पता भी है कि इंपीरियल फैमिली इतने सालों से क्या करती आ रही है। स्क्वाड लीडर बिना जवाब दिए उस पर हमला कर देता है, लेकिन एसईओ वार बचा लेता है। फिर वो पूछता है कि अगर उसे सब पता है तो वो अब भी उन लोगों की वफादारी कैसे निभा सकता है। आखिर कौन ऐसा इंसान होगा जो ये सब जानकर भी उनके लिए लड़े। लेकिन स्क्वाड लीडर लगातार हमला करते हुए कहता है कि वो एम्परर के हाथ और पैर है, उनका काम सोचना नहीं है, वो सिर्फ एम्परर की इच्छा का पालन करते हैं। एसईओ उसे बेवकूफ कहता है और बोलता है कि एम्परर की नजर में वो सब सिर्फ आम इंसान है, उनके लिए वो लोग जानवरों से ज्यादा कुछ नहीं। तभी स्क्वाड लीडर उसे पेट पर जोरदार लात मारकर दूर फेंक देता है। एसईओ तुरंत समझ जाता है कि इस आदमी की ताकत पहले से भी ज्यादा बढ़ चुकी है। वो 3 फ्लावर स्टेज के बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। तभी स्क्वाड लीडर उससे पूछता है कि क्या उसे सच में लगता है कि जिस जिन क्लैन के साथ वो खड़ा है वो अलग है। एसईओ कुछ कहने ही वाला था कि स्क्वाड लीडर खुद ही बोल पड़ता है, वो भी बिल्कुल ऐसे ही है। उनकी नजर में भी आम इंसान सिर्फ कीड़े मकोड़े हैं, इंसानों की कीमत उनके लिए भी उतनी ही कम है, फर्क सिर्फ तरीकों का है। आखिर में वो भी एम्पायर के लोगों का इस्तेमाल अपने मतलब के लिए ही करेंगे, शायद वो अभी के शासकों से भी ज्यादा बुरे साबित हो। तभी एसईओ देखता है कि उसके ऊपर कई रेड लाइंस एक साथ आ रही है और वो समझ जाता है कि इस बार उन सभी हमलों को रोक पाना नामुमकिन है। लेकिन उसी पल उसे स्क्वाड लीडर के शरीर के बीचों बीच एक अजीब सी बैंगनी रोशनी दिखाई देती है। वो सोचने लगता है कि आखिर ये पर्पल ग्लो क्या है। तभी स्क्वाड लीडर कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन अच्छा है और कौन बुरा, वो हमेशा उसी पक्ष के साथ रहेगा जिससे उसकी वफादारी जुड़ी है। इतना कहकर वो अपनी हैल्बर्ट से सीधा एसईओ पर हमला कर देता है। वो स्ट्रेंथन की को देखते ही समझ जाता है कि इस बार स्क्वाड लीडर अगला वार करके लड़ाई खत्म करना चाहता है। अपने विरोधी के इस इरादे को समझते हुए एसईओ तुरंत माउंटेन कट की इकोइंग वेल टेक्निक इस्तेमाल करता है। ऊर्जा चारों तरफ फैल जाती है और पूरे बैटलफील्ड को चीर देती है। बूढ़ा स्क्वाड लीडर एक पल के लिए घबरा जाता है। एसईओ अपनी जगह खड़ा रहकर कहता है कि वो अपने विरोधी के इस संकल्प का सम्मान करेगा, लेकिन उसके पास सिर्फ एक ही टेक्निक है जो इस स्ट्रेंथन की को रोक सकती है। समस्या बस इतनी है कि वो अभी उसकी ताकत को पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर पाता। अगले ही पल उसका वार सीधे स्क्वाड लीडर की बाह उड़ा देता है। हैरानी की बात ये थी कि घायल होने के बाद भी स्क्वाड लीडर मुस्कुराकर उसकी तारीफ करता है। वो कहता है कि चाहे वो उसकी स्वॉर्ड्समैनशिप कितनी भी बार देखे, हर बार वो उतनी ही अद्भुत लगती है। एसईओ उसके पास आता है और कहता है कि उसकी टेक्निक अभी बहुत अधूरी है, वो तो बस एक साधारण इंसान है। लेकिन स्क्वाड लीडर जमीन पर गिरते हुए कहता है कि उसे ये तारीफ स्वीकार करनी ही होगी। एसईओ की टेक्निक साधारण नहीं बल्कि कमाल की है। वो 3 फ्लावर्स अवेकनिंग की दहलीज तक पहुंच चुकी है। अपनी पूरी जिंदगी उसने 3 फ्लावर्स तक पहुंचने के लिए मार्शल आर्ट्स का अभ्यास किया, लेकिन जब आखिरकार पीक तक पहुंचा, तब उसे एहसास हुआ कि कल्टीवेटर्स के सामने वो स्तर भी कितना छोटा है। उसी दिन उसे समझ आया कि जिस रास्ते पर उसने पूरी जिंदगी चल दी, वो कभी भी कल्टीवेटर्स तक नहीं पहुंच सकता। फिर भी उसने अपनी पूरी जिंदगी उस मेहनत का मतलब ढूंढने में लगा दी। आखिर में वो बस इतना कह पाता है कि अफसोस उनकी तकदीर अलग अलग थी। ये सुनकर एसईओ कुछ पल चुप खड़ा रहता है। फिर वो बाकी शैडो गार्ड से पूछता है कि उन्होंने इस ड्यूल में दखल क्यों नहीं दिया। अगर सब एक साथ हमला करते तो शायद स्क्वाड लीडर बच जाता, लेकिन तब जमीन पर पड़ा इंसान वो खुद होता। एक गार्ड जवाब देता है कि ये स्क्वाड लीडर का ही आदेश था, वाइस लीडर। उन्होंने साफ कहा था कि अगर सब लोग मिलकर लड़ेंगे तो एसईओ जहरीले हथियार इस्तेमाल करेगा, जबकि वो सिर्फ मार्शल आर्ट्स की ताकत से एक सच्चा ड्यूल चाहते थे। एसईओ हैरान होता है कि वो लोग अब भी उसे वाइस लीडर कह रहे हैं। सभी गार्ड्स अपनी तलवार सीने से लगाकर कहते हैं कि एक बार जो कमांडर बन गया वो हमेशा कमांडर रहता है, और एक बार जिसने एम्परर के प्रति वफादारी की शपथ ली वो हमेशा निभाई जाती है। एसईओ उनसे पूछता है कि क्या इसका मतलब वो अब भी एम्परर के साथ खड़े रहेंगे। फिर वो माफी मांगते हुए कहता है कि अगर ऐसा है तो उसे यहाँ मौजूद हर इंसान को मारना पड़ेगा। दूसरी तरफ शहर में हर जगह धमाके हो रहे थे, लोग हवा में उड़ रहे थे। किम सबको आगे बढ़ने का आदेश देता है और कहता है कि एमएलई क्लैन की रिफाइनिंग फर्नेस हर हाल में नष्ट करनी होगी। लड़ाई लगातार तेज होती जाती है। टैलिस्मान से आग की बारिश होने लगती है। एक सैनिक चिल्लाकर पूछता है कि आखिर रीइंफोर्समेंट्स कहाँ रह गए। तभी दूसरी तरफ एसईओ की तलवार फिर चलती है और एक और शैडो गार्ड नीचे गिर जाता है। लेकिन अब एसईओ भी बुरी तरह थक चुका था। एक गार्ड उसकी आमों में फंसी जहरीली सुई देखकर समझ जाता है कि एसईओ जल्द ही लकवाग्रस्त होने वाला है। वो हैरान होकर पूछता है कि जब वो उन सबको आसानी से मार सकता था तो फिर उन्हें सिर्फ अपाहिज बनाकर खुद घायल होने का रास्ता क्यों चुना।
एसईओ शांत आवाज में जवाब देता है कि क्योंकि तुम लोग अब भी मुझे वाइस लीडर कहते हो। गार्ड एक पल के लिए चौंक जाता है, फिर मुस्कुराते हुए जमीन पर गिर पड़ता है और कहता है कि आखिर तक एसईओ सच में एक दिलचस्प इंसान रहा। मरने से पहले वो बस एक सवाल पूछता है कि क्या आखिरकार एसईओ 3 फ्लावर्स तक पहुंच गया। एसईओ अपनी तलवार म्यान में रखते हुए कहता है कि अफसोस अभी नहीं, वो बस उस रास्ते को समझना शुरू ही कर पाया है। सच तो ये है कि उसे तीसरा रंग भी दिखाई दिया था, एक अजीब सी पर्पल लाइन, लेकिन वो अभी भी उसे सिर्फ कभी कभी ही दिखाई देती है। तभी छत के ऊपर से एक आदमी की आवाज आती है। वो कहता है कि कमाल है, तुम्हारी ताकत इस स्तर तक पहुंच चुकी है, इसी वजह से मेरे पिता ने मुझे यहाँ भेजा है। एसईओ उसे तुरंत पहचान लेता है, वो प्रिंस म्लेहन था। एसईओ कहता है कि काफी समय हो गया क्राउन प्रिंस, अगर तुम शुरू से सब देख रहे थे तो बीच में क्यों नहीं आए। प्रिंस हंसते हुए कहता है कि अगर वो बीच में आ जाता तो मजा ही खत्म हो जाता, और यहाँ उसे क्राउन प्रिंस मत कहो। आज वो सिर्फ एमएलई क्लैन की रीइंफोर्समेंट फोर्स का प्रतिनिधि है। पास खड़ा एक एल्डर हैरानी से पूछता है कि क्या अपने ही गार्ड्स को मरते देखना उसे मजेदार लगता है। म्लेहन गुस्से में उसे टोकता है और कहता है कि उसने पहले ही कहा था उसे प्रिंस मत कहो। फिर वो पूछता है कि क्या उसे पता है वो क्राउन प्रिंस कैसे बना। अगले ही पल एसईओ की आंखें फैल जाती है। उस आदमी की ऑरा पूरे मैदान में फैलने लगती है, उसकी मौजूदगी ही सब पर भारी पड़ रही थी। वो कहता है कि उसने अपने पिता की तरह बहुत कम उम्र में ही रिफाइनमेंट स्टेज हासिल कर ली थी। चाहे एसईओ कितना भी बढ़ गया हो, ज्यादा से ज्यादा वो थर्ड स्टेज के कल्टीवेटर का सामना कर सकता है। तो जो इंसान बचपन में उससे हार जाता, वो आज उसे कैसे हरा सकता है। और सबसे मजेदार बात ये है कि लोग सोचते हैं उसे गार्ड्स की जरूरत है। एसईओ समझ जाता है कि सामने खड़ा इंसान बेहद खतरनाक है। 3 फ्लावर्स तक पहुंच चुके मार्शल मास्टर्स को भी इस राक्षस से लड़ने के लिए अपनी जान दांव पर लगानी पड़ेगी, और वो खुद अभी उस स्तर तक भी नहीं पहुंचा है। अगर उसने लड़ाई की तो उसकी मौत तय है, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वजह साफ थी, उसे मौत से डर नहीं लगता। अगर मरने से इन रहस्यमय लाइंस को समझने का मौका मिलता है तो मौत की क्या कीमत। अगर शाम को मरकर सुबह फिर जिंदा हो सकता है तो मौत कोई बड़ी बात नहीं। यही बात उसे उस आदमी ने सिखाई थी जिसने अकेले 50 लोगों से लड़ाई की थी। पिछली जिंदगी में वो उस सीख का असली मतलब कभी समझ नहीं पाया था, लेकिन अब आखिरकार उसे उसका मतलब समझ आने लगा था। प्रिंस हंसकर कहता है कि उसे यकीन नहीं होता कि कोई अपनी तय मौत जानते हुए भी आगे बढ़ सकता है। वाइस लीडर, तुम मेरी सोच से भी बड़े बेवकूफ निकले। लेकिन एसईओ बिना रुके उसकी तरफ छलांग लगा देता है। वो जानता था कि आज उसे मार्शल आर्ट्स और कल्टीवेशन के बीच का असली फर्क समझ आएगा। वो अपनी तलवार से काली स्लैश छोड़ते हुए कहता है कि आज वो मार्शल आर्ट्स को उसकी आखिरी सीमा तक पहुंचा कर रहेगा। प्रिंस की नजर से देखा जाए तो एसईओ हवा में उछलता है, उसकी तलवार पर काली धुंध छा जाती है और अगले ही पल वो अचानक गायब हो जाता है। प्रिंस हैरान रह जाता है और सोचता है कि वो आखिर गया कहाँ। उसी पल एसईओ को सेलेस्टियल मार्शल आर्ट्स की पीक तक पहुंचने वाली किताब की बातें याद आती है। उसने हर शब्द याद कर लिया था, वो टेक्निक्स भी इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन उनका असली मतलब कभी समझ नहीं पाया। मगर जिस पल उसने उस रहस्यमय पर्पल लाइन की झलक देखी, उसी पल उसे मार्शल आर्ट्स की अंतिम सच्चाई समझ आने लगी। किताब में लिखा था कि अगर मार्शल आर्ट्स रंगों की टक्कर है तो शायद उन रंगों पर भी हमला किया जा सकता है। ये वो पंक्ति थी जिसका मतलब एसईओ कभी समझ नहीं पाया था, लेकिन अब जब वो 3 फ्लावर्स की दहलीज तक पहुंच चुका था, सब कुछ साफ हो गया। उस रंग का मतलब सिर्फ अलग अलग मार्शल आर्ट्स नहीं था, वो उससे कहीं ज्यादा गहरा था। एसईओ सीधे प्रिंस की कॉन्शियसनेस ऑरा को काट देता है। उसी पल उसे समझ आता है कि इस टेक्निक का असली मतलब सामने वाले की परसेप्शन को ही काट देना है। प्रिंस चारों तरफ देखकर सोचता रह जाता है कि एसईओ आखिर गायब कहाँ हो गया। तभी एसईओ को समझ आता है कि वो पहले किम को कभी ढूंढ क्यों नहीं पाता था। किम भूत की तरह गायब नहीं होता था, बल्कि वो सामने वाले की परसेप्शन ही काट देता था। यही वो मार्शल आर्ट थी जो मार्शल आर्टिस्ट को कल्टीवेटर के बराबर खड़ा कर सकती थी। यही वो टेक्निक थी जिसे हेवेंस को पार करने के लिए बनाया गया था। अगले ही पल उसकी तलवार प्रिंस की गर्दन तक पहुंच जाती है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे तलवार किसी अदृश्य आमों से टकरा गई हो। म्लेहन हैरान होकर पूछता है कि उसने आखिर कौन सी चाल चली। दूसरी तरफ एसईओ भी समझ नहीं पाता कि उसकी तलवार उस आदमी के शरीर के चारों तरफ बने किसी कवच से क्यों टकराई। तभी प्रिंस एक ही हरकत में उसे जोर से दूर उड़ा देता है। एसईओ जमीन पर गिरते ही धमाके के साथ दूर जा टकराता है। प्रिंस ठंडी आवाज में कहता है कि ये मामूली चाल देखने में मजेदार थी, लेकिन अब खेल खत्म हो चुका है। असली कल्टीवेटर के सामने उसकी कोई औकात नहीं। अगले ही पल उसके सामने एक विशाल बवंडर खड़ा हो जाता है। बवंडर के अंदर से लगातार हवा की धारदार ब्लेड्स उसकी तरफ उड़ने लगती है।
एसियो पीछे हटते हुए हर वार से बचने की कोशिश करता है, लेकिन उसके आसपास की हर चीज उन ब्लेड से चीर कर तबाह हो रही थी। वो समझ जाता है कि उन वाइन ब्लेड्स के रहते वो प्रिंस के एक कदम भी करीब नहीं पहुंच सकता, और अगर किसी तरह पास पहुंच भी गया तो उस रहस्यमयी रक्षा कवच को कैसे तोड़ेगा। फिलहाल उन अटैक से बचना आसान था जब तक वो प्रिंस की परसेप्शन की रेंज से बाहर था, लेकिन कल्टिवेटर स्पिरिचुअल एनर्जी इस्तेमाल करते हैं, इसलिए एसियो पहले थकेगा, प्रिंस नहीं। उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा था, उसे यही और अभी 3 फ्लावर्स की पीक तक पहुंचना ही होगा। तभी प्रिंस हैरानी से पूछता है कि आखिर वो कर क्या रहा है। उसका चेहरा देखकर साफ लग रहा था कि वो बुरी तरह थक चुका है। उसी समय एक और वाइन ब्लेड उसकी तरफ आती है, लेकिन एसियो माउंटेन कटिंग टेक्निक चलाकर उसे बीच से 2 हिस्सों में काट देता है। प्रिंस पहली बार सच में चौंक जाता है। दूसरी तरफ एसियो महसूस करता है कि उसकी बाह और तलवार दोनों बुरी तरह दर्द कर रहे हैं, लेकिन पीछे हटते हुए वो ये लड़ाई नहीं जीत सकता। तभी दर्जनों वाइन ब्लेड्स एक साथ उसकी तरफ बढ़ती है। एसियो बिना रुके एक के बाद एक अपनी टेक्निक्स चलाता जाता है। उसकी हर स्लैश पिछले वार से जुड़ती जाती है। वो खुद से कहता है कि उसे रुकना नहीं है, चाहे उसका शरीर पूरी तरह टूटकर बिखर जाए। उधर प्रिंस लगातार नई नई टेक्निक्स छोड़ता जा रहा था और चिल्लाकर पूछता है कि आखिर एसियो में इतनी हिम्मत आती कहां से है। तभी बवंडर के बीच एक विशाल दैत्याकार मुंह बनता है और प्रिंस उसे मर जाने का आदेश देता है। एसियो उसी पल समझ जाता है कि इस अटैक को वो डॉज नहीं कर पाएगा। उसकी सारी इंस्टिंक्ट्स उसे बता रही थी कि बस छूते ही उसकी मौत हो जाएगी, लेकिन अजीब बात ये थी कि उसे अब मौत की बिल्कुल परवाह नहीं थी। उसका शरीर अपने आप पर्पल लाइन का पीछा करने लगा। उसी समय वो सोचने लगता है कि आखिर पर्पल कलर का मतलब क्या है। ब्लू रक्षा की लाइन है जो उससे निकलती है, रेड दुश्मन की इच्छा और अटैक की लाइन है। तभी उसे एहसास होता है कि शायद पर्पल दोनों का मेल है, रक्षा भी और हमला भी। तभी उसे एक और बात समझ आती है। वो हमेशा रेड को दुश्मन की नजर से देखता था, लेकिन दुश्मन की नजर से ब्लू और रेड की जगह उल्टी होगी। जो ब्लू उसे दिखाई देता है वही दुश्मन को रेड दिखता होगा, और जो रेड उसे दिखता है वही सामने वाले के लिए ब्लू होगा। आखिर में सारी लाइंस का रंग एक ही है। मार्शल आर्ट कभी अकेले पूरी नहीं होती, उसे पूरा होने के लिए एक विरोधी की जरूरत होती है। उसी पल एसियो समझ जाता है कि 3 फ्लावर्स की पीक का असली मतलब क्या है। जब वो समझने लगता है कि दुश्मन उसे कैसे देखता है, तभी उसे एहसास होता है कि वो अब तक अपनी की कितनी बेवकूफी से खर्च करता रहा। स्वॉर्ड की ऐसी टेक्निक थी जिसे वो मुश्किल से एक पल तक संभाल पाता था, क्योंकि वो अपनी सारी की उसी में झोंक देता था। लेकिन अब उसे समझ आ गया, मार्शल आर्ट सिर्फ अपनी ताकत से नहीं चलती, सामने वाले की परसेप्शन और पूरी दुनिया भी उसे पूरा करती है। उसी पल वो माउंटेन डिस्ट्रॉइंग टेक्निक का फाइनल फॉर्म इस्तेमाल करता है। उसकी स्लैश सीधे उस विशाल राक्षसी मुंह के अंदर घुस जाती है। अगले ही पल चारों तरफ धुआं फैल जाता है। दूर पड़े लकवाग्रस्त गार्ड्स ये पूरी लड़ाई देख रहे थे। उन सबको पहले से पता था कि इस लड़ाई का अंजाम क्या होगा। एक साधारण मार्शल आर्टिस्ट कभी किसी कल्टिवेटर को नहीं हरा सकता, लेकिन अगले ही पल सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। एसियो 3 फ्लावर्स पीक को अवेकन कर चुका था। वो गहरी सांस लेता है और महसूस करता है कि जो सारी की उसने अभी तक खर्च की थी वो वापस उसके शरीर में लौट रही है। प्रिंस हैरानी से पूछता है कि आखिर वो कर क्या रहा है, लेकिन एसियो शांत आवाज में कहता है कि अब तैयार हो जाओ। प्रिंस फिर से कई टेक्निक्स छोड़ता है और कहता है कि एक स्पेल तोड़ देने से इतना खुश होने की जरूरत नहीं, अगर दम है तो इससे भी बचकर दिखाओ। अगले ही पल 4 विशाल डेजर्ट ड्रैगन्स उसके सामने प्रकट हो जाते हैं, लेकिन इस बार एसियो बिना डरे उनकी तरफ बढ़ता है। अब उसे बिल्कुल भी नहीं लगता था कि उनमें से कोई भी उसे मार सकता है। अब जब एसियो 3 फ्लावर स्टेज तक पहुंच चुका था, उसे आखिर समझ आ गया कि पीक ऑफ ट्रांसेंडेंस और माउंटेन कट असल में एक ही मार्शल आर्ट के अलग अलग हिस्से थे। सामने चारों ड्रैगन लगातार उसकी तरफ बढ़ रहे थे। टाइगर ऑरा के बीच वो हवा में उड़ता हुआ सीधे म्लेहन की तरफ बढ़ता है। म्लेहन तुरंत बचाव करता है और एक और भयानक एक्सप्लोजन छोड़ते हुए चिल्लाता है कि वो सिर्फ एक मॉर्टल है, उसे ये बेकार की चालें बंद कर देनी चाहिए। क्या वो सच में सोचता है कि इस साइक्लोन को पार कर सकता है? लेकिन धुएं और तूफान के बीच लगभग गायब हो चुका एसियो अचानक कुछ समझ जाता है। उसे एहसास होता है कि ये कल्टिवेशन टेक्निक असल में हजारों घूमती हुई वाइन ब्लेड्स का मेल है। उसी पल वो माउंटेन डिस्ट्रक्शन और लैंडस्केप पेंटिंग टेक्निक एक साथ इस्तेमाल करता है। अब पहली बार वो उन रहस्यमयी ब्लेड्स को रोक पाता है। म्लेहन अपनी जगह खड़ा समझ ही नहीं पाता कि आखिर एसियो कर क्या रहा है। दूसरी तरफ एसियो अपनी स्वॉर्ड ऑरा के साथ उसकी तरफ बढ़ता है और कहता है कि अब उसे समझ आ गया है कि वो पहले उन डिफेंसिव टेक्निक्स को क्यों नहीं तोड़ पा रहा था, लेकिन स्वॉर्ड की पूरी तरह अलग चीज है। अगले ही पल उसकी तलवार सीधी म्लेहन की गर्दन पर चलती है। कल्टिवेटर की गर्दन से खून निकल पड़ता है।
वो घाव दबाकर फिर एक और एक्सप्लोजन छोड़ता है, लेकिन एसईओ उसे भी मोड़ देता है और अपनी जगह खड़ा रहता है। म्लेहन अपना गला पकड़कर चिल्लाता है कि वो उसके पास ना आए। वो लगातार एक्सप्लोजन्स और वाइन ब्लेड्स छोड़ते हुए भागने की कोशिश करता है, लेकिन अगले ही पल एसईओ उसके पीछे खड़ा मिलता है और कहता है कि आज वो उसे भागने नहीं देगा। एक ही वार में वो म्लेहन के शरीर को 2 हिस्सों में काट देता है। उसका आधा शरीर जमीन पर गिर जाता है, लेकिन मरने की बजाय म्लेहन अब भी जिंदा था। वो हैरानी से पूछता है कि एक साधारण मॉर्टल ऐसा कैसे कर सकता है। फिर वो चिल्लाता है कि एसईओ को लगता है जिन क्लैन उससे अलग है। क्या उसे सच में लगता है कि जिन क्लैन के कल्टीवेटर्स बिना मॉर्टल से बनी पिल्स खाए इस स्तर तक पहुँचे हैं? फिर वो याद दिलाता है कि कुछ साल पहले उसके पिता ने भी एसईओ को एक पिल दी थी। अगर उसने उसे खा लिया है तो वो भी उनसे अलग नहीं। एसईओ बिना कुछ कहे वो पिल निकालता है और उसी वक्त उसे तोड़ देता है। फिर शांत आवाज में कहता है कि चिंता मत करो, वो उन घटिया कल्टीवेटर्स की बनाई किसी भी चीज को कभी नहीं खाएगा। म्लेहन कुछ पल तक स्तब्ध रह जाता है। एसईओ उसे आखिरी बार अलविदा कहता है और उसे खत्म करने के लिए तलवार उठाता है, लेकिन तभी अचानक एक और ब्लेड बिजली की तरह आती है। अगले ही पल वार सीधे एसईओ की गर्दन पार कर जाता है। एक पल के लिए उसे समझ ही नहीं आता कि उसका शरीर उल्टा क्यों दिखाई दे रहा है। फिर उसे एहसास होता है उसका सिर धड़ से अलग हो चुका था। वो तुरंत समझ जाता है कि ऐसा हमला कोई शुरुआती कल्टीवेटर कभी नहीं कर सकता। ये जरूर किसी बहुत ऊंचे स्तर के कल्टीवेटर का वार था, या फिर किम जैसा इंसान जिसने 5 एनर्जीज की पीक हासिल कर ली थी। मरते हुए उसकी आंखों के सामने अपनी सारी पिछली जिंदगियां घूमने लगती है। उसे वो दिन याद आता है जब किम ने पहली बार एक कल्टीवेटर को मारकर खुशी मनाई थी। उसी दिन एसईओ को पहली बार उम्मीद मिली थी कि मार्शल आर्टिस्ट भी एक दिन कल्टीवेटर्स को हरा सकते हैं, लेकिन वो उम्मीद ज्यादा देर टिक नहीं पाई। उस दिन वो कुछ भी नहीं कर सका था। वो खुद से बार बार कहता है कि अगर वो थोड़ा और ताकतवर होता, अगर उसने और मेहनत की होती, शायद वो और आगे बढ़ जाता। लेकिन अब उसका कटा हुआ सिर जमीन पर पड़ा था। फिर भी उसके मन में सिर्फ एक ही बात थी, अब जबकि वो आखिर इस स्तर तक पहुंच चुका है, वो ऐसे कुछ किए बिना मर नहीं सकता। अभी म्लेहन को मारना बाकी है। दूसरी तरफ म्लेहन अपने सीने पर लगे एक टैलिस्मान को देखकर राहत की सांस लेता है। वो कहता है कि उसके पिता का दिया हुआ रेयर वन टाइम टैलिस्मान आखिर उसे बचा गया। ये ऐसा टैलिस्मान था जो कि कंस्ट्रक्शन स्टेज के कल्टीवेटर का एक अटैक छोड़ सकता था। वो हंसते हुए कहता है कि आखिर में जीत उसी की हुई। लेकिन तभी अजीब दृश्य सामने था। म्लेहन बिना पैरों के खड़ा था और एसईओ बिना सिर के। उसी पल एसईओ के मन में एक आखिरी सवाल उठता है, क्या सच में हर बार आखिर में जीत सिर्फ कल्टीवेटर्स की ही होती है? किम खुशी मनाता है कि आखिरकार उसने अपना पहला कल्टीवेटर मार गिराया, लेकिन अगले ही पल उसके सामने एक नहीं बल्कि दर्जनों कल्टीवेटर्स आकर खड़े हो जाते हैं। वो हंसते हुए कहते हैं कि उनके जैसे और भी बहुत है और किम उनके सामने सिर्फ एक साधारण मॉडल है। किम हैरान रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर उसके सामने 50 से भी ज्यादा कल्टीवेटर्स कैसे खड़े हैं। सच तो ये था कि चाहे वो हेवेंस के नीचे सबसे ताकतवर मार्शल आर्टिस्ट बन गया हो, चाहे उसने एक कल्टीवेटर को हरा भी दिया हो, लेकिन की कंस्ट्रक्शन स्टेज में ऐसे अनगिनत कल्टीवेटर्स मौजूद थे। लोग यूं ही नहीं कहते कि आसमान के तारों से भी ज्यादा कल्टीवेटर्स इस दुनिया में है। उसी समय एसईओ की कटी हुई उंगली हल्की सी हिलती है। म्लेहन घबराकर चिल्लाता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, उसने तो अपनी सारी ताकत इस्तेमाल कर दी थी। एसईओ समझ चुका था कि मॉर्टल्स के लिए ये रास्ता एक ऐसी अंतहीन दीवार है जिसे पार करना लगभग नामुमकिन है। एक पल ऐसा भी आया था जब वो हार मानने वाला था। वो इतना टूट चुका था कि उसे लगा काश उसने मार्शल आर्ट्स कभी सीखी ही ना होती, काश वो फिर से साधारण सोप सेलर बनकर जी लेता। लेकिन आखिरकार उसने कभी हार नहीं मानी। तभी उसे किम की बात याद आती है। किम कह रहा था कि वो इन लोगों को रोक लेगा, लेकिन एसईओ को हर हाल में जिंदा रहना होगा। अगले ही पल एसईओ का बिना सिर वाला शरीर सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति के सहारे धीरे धीरे उठने लगता है। म्लेहन कांपती आवाज में पूछता है कि ये कैसे मुमकिन है, एक साधारण मॉडल की इच्छा शक्ति इतनी मजबूत कैसे हो सकती है? एसईओ को वो पल याद आता है जब उसने किम से कहा था कि उसके लिए अपनी जान देना बेकार है, उसे कल्टीवेटर से नहीं लड़ना चाहिए। लेकिन किम मुस्कुराकर बोला था कि उसने अपनी आंखों से एसईओ को अनगिनत बार संघर्ष करते देखा है। अगर वो वही एसईओ है जिसे वो जानता है, तो वो जरूर एक बेहतर कल तक पहुंचेगा। उसी याद के साथ एसईओ का शरीर आखिरी बार तलवार चलाता है और म्लेहन पर अंतिम वार कर देता है। एसईओ का शरीर सिर्फ मांस और हड्डियों का बना था, लेकिन उसी शरीर ने पूरी जिंदगी मार्शल आर्ट्स का अभ्यास किया था। कई दशकों तक उसी हाथ ने तलवार पकड़ी थी, उसी शरीर ने हर टेक्निक को निखारा था, और अब वही शरीर एसईओ की मौत के बाद भी अपने वादे पर अडिग खड़ा था। म्लेहन अपनी आखिरी सांस लेते हुए डर और अविश्वास से भर जाता है।
क्योंकि उसके सामने बिना सिर वाला एसईओ मुस्कुरा रहा था। इसी के साथ बॉडी रिफाइनमेंट वाली उसकी 5वीं जिंदगी भी खत्म हो जाती है। आखिरी पल में उसे फिर किम की आवाज सुनाई देती है। किम कहता है कि वो सच में एक शानदार स्लैश था। अब उसे आगे बढ़ते रहना होगा, क्योंकि उसकी मेहनत कभी उसका साथ नहीं छोड़ेगी। उसे हमेशा ये सोचकर जीना होगा कि अगर शाम को मरना भी पड़े तो कोई बात नहीं, क्योंकि अगली सुबह वो और आगे बढ़ सकेगा। इसे कभी मत भूलना। एक दिन उसकी सारी मेहनत उसे उस नई सुबह तक जरूर पहुंचाएगी, जिसकी कीमत उसके बहाए हुए हर पसीने की बूंद के बराबर होगी। और इसी के साथ सू यम ह्यून की 5वीं रिग्रेशन का अंत हो जाता है। तो दोस्तों, यही खत्म होता है इस कहानी का तीसरा पार्ट। इस बार एसईओ ने आखिरकार 3 फ्लावर स्टेज हासिल कर ली, एक कल्टीवेटर को हराया भी, लेकिन फिर उससे भी कहीं ज्यादा ताकतवर दुश्मन सामने आ गया और आखिर में अपनी जान देकर भी उसने अपनी मार्शल आर्ट्स की राह नहीं छोड़ी। अब अगली रिग्रेशन में उसकी ताकत कितनी बढ़ेगी और क्या इस बार वो सच में कल्टीवेटर्स को टक्कर दे पाएगा, ये देखना बेहद मजेदार होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।